नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत इतिहास का सीरीज चल रहा है, जहाँ पर फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। इसके अब तक हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों को करने के लिए दिया गया था, जहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। और ऑप्शन था आपके पास ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इदादुल्लाह, सी मौलाना फजल हक खैराबादी या फिर डी नवाब लियाकत अली। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अवध या फिर फैजाबाद में 1857 की क्रांति को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर के बस गए थे। इनके द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों का आह्वान करते हुए कहा गया था कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर या इनकी गिरफ्तारी को लेकर के 50,000 रुपये तक का इनाम भी रख दिया था। और उनका मानना था मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। 3 शब्दों को ध्यान रखिएगा, अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और सर्वोत्तम सैनिक। यह सब अंग्रेज़ों ने किसके बारे में कहा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में, जिन्होंने 1857 की क्रांति को अवध या फैजाबाद क्षेत्र में अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए मीर तकी मीर, बी जोक, सी गालिब या फिर डी इकबाल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह को गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। गालिब का जन्म जो है वह 27 दिसंबर 1797 को आगरा में, और इनकी मृत्यु जो है वह 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इसी से संबंधित यही वाला प्रश्न था कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। तो मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास आगरा में था। इनका जन्म 1797 को आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1869 में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर या फिर डी भगत सिंह। चलिए, इसमें इतना सोचना ही नहीं है। भगत सिंह का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संपन्न हो रहा था। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? ए बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी उधम सिंह या फिर डी मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका भी आंसर आप सबको पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उधम सिंह का भी उस समय जन्म नहीं हुआ था जब 1857 की क्रांति हो रही थी। देखिए, उधम सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो उधम सिंह, ये देखिए, ये पंजाब के क्रांतिकारी थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने उस समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, और जिसके लिए इनको गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, वहीं बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले या डी रामगढ़ के लोधी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधियाओं ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक मदद की थी। देखिए, यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। और संकट के समय केनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, मतलब यहाँ से भाग जाना होगा। नेक्स्ट, भारत में शिक्षित वर्ग ने ए 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, बी 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था,
सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, या डी देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, लेक्चर जो है वो छोटे छोटे बनते हैं ना ऐसे में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, और यह इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। ठीक है, और उन्होंने तटस्थता इसलिए बनाए रखी थी क्योंकि विद्रोही जिस प्रकार से अंधविश्वासों का उपयोग करते थे, प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे नाराज होकर के उनसे दूर हो गया था। ठीक है, और शिक्षित भारतीयों के मन में एक गलत विश्वास भी भरा था कि जो अंग्रेज हैं वह आधुनिकीकरण का यह काम भारत का आधुनिकीकरण करने का काम जो है पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, और जबकि जमींदार, पुराने शासकों, सरदारों और दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। हालांकि कुछ समय बाद ही उनको यह एहसास हो गया और उन्होंने अपने अनुभव से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ है, बल्कि उसने उसे और गरीब और पिछड़ा बनाए रखा, किसे? हमारे देश को। और इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी जो थे वह अधिक दूरदर्शी साबित हुए। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ए, पहला खेतिहर मजदूर, दूसरा साहूकार, तीसरा कृषक, चौथा जमींदार। निम्नलिखित कूटों से अपने उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी 1 एवं 2, सी केवल 2, या डी 2 एवं 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। जमींदारों और साहूकारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, जो छोटे मोटे जमींदार थे वो शामिल हुए थे। ठीक है, देखिए 1857 के बारे में जानते हैं। पूरी की पूरी क्रांति के पूरा इन्होंने जो है डिटेल ही लिख डाला है, जबकि सारी चीज़ें पहले से हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर फोकस करना है आपको। ध्यान से सुनिए पहले। देखिए 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था और इसे उस समय की भारतीय जनता द्वारा व्यापक समर्थन भी प्राप्त हुआ था। फिर भी यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका था। 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका था। कहाँ कहाँ पर? दक्षिण भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह जो है वह फैल नहीं सका था। भारत के रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार स्वार्थी थे और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत भी। ये लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए और ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक, साथ ही साथ पंजाब के दूसरे सिख सरदार और कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की सहायता भी की थी। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ ये सारी स्टेटमेंट या इन सब के नाम, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की सहायता की गई थी ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासकों द्वारा, पंजाब के दूसरे अन्य सिख सरदारों के द्वारा, इसके अलावा कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने अंग्रेज़ों की सक्रिय सहायता की थी विद्रोह को कुचलने में। केनिंग का इनके बारे में यह टिप्पणी भी है या कथन भी है कि इन्होंने या इन सभी शासकों और सरदारों ने तूफान यानी क्रांति के आगे बांध या तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमको बहा ले जाता। ठीक है, और वहीं उच्च और मध्य वर्गों के अधिकांश लोग तो विद्रोहियों के आलोचक थे ही थे, लेकिन अवध में शुरुआत में कुछ बड़े जो है जमींदार थे या कुछ छोटे जो जमींदार थे या तालुकेदार थे, वह क्या किए, वह विद्रोह में शामिल तो हुए थे शुरुआत में, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि अगर उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी और साथ ही साथ उनकी जागीरें भी उनको वापस दे दी जाएगी। तो अंग्रेज़ों से इस प्रकार का आश्वासन पा करके
वो जो तालुकेदार या बड़े जमींदार थे या जो जमींदार थे, उन्होंने विद्रोहियों से या विद्रोह से किनारा कर लिया था। आगे चल कर के जो ग्रामीण जनता के हमलों का जो प्रमुख निशाना हुआ करते थे वह हुआ करते थे सूदखोर साहूकार, इसलिए यह भी तो शामिल नहीं हुए, इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये विद्रोहियों के या विद्रोह के शत्रु बन गए थे। वहीं जो शिक्षित भारतीय था वह भी विद्रोहियों का साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके मन में यह गलत विश्वास बना हुआ था कि अंग्रेज जो है वह आधुनिकरण के काम को करने में उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी चीज़ों को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1857 के विद्रोह से जो है चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान कर रही थी। जगदीशपुर से जो है कुंवर सिंह इसे अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, और बेगम हजरत महल ने इस क्रांति का या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया था लखनऊ से या अवध से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ए दानापुर, बी पटना, तीसरा आरा, चौथा मुजफ्फरपुर और पांचवा मुंगेर। कूट है आपके पास ए 4 और 5, बी केवल 5, सी केवल 4 या फिर डी 3, 4, 5। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल 5। 1857 के विद्रोह से बिहार का मुंगेर जिला जो है वह अप्रभावित रहा था। बाकी 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद ये सभी विद्रोह के प्रमुख केंद्र बने रहे थे। नेक्स्ट, सूचियों को सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। एक तरफ विभिन्न व्यक्तियों के या 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के नाम हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम हैं। नीचे कूट की सहायता से इनको सुमेलित करना है, तो चलिए देख लेते हैं। ए बख्त खान, अवध, बी मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर, सी कुंवर सिंह, आरा या डी नाना साहब, दिल्ली। कूट है ए 3, 1, 2, 4, बी 3, 2, 4, 1, सी 4, 1, 2, 3 या डी 4, 3, 1, 2 अथवा ई 2, 4, 1, 3। जल्दी से मिलाइए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 4, 1, 3, 2। बख्त खान ने 1857 की क्रांति में दिल्ली को अपना नेतृत्व प्रदान किया था या दिल्ली से सक्रिय रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला जो है वह कहाँ से, अवध या फैजाबाद से सक्रिय रहे थे। कुंवर सिंह कहाँ से, कुंवर सिंह कानपुर कह रहा हूँ, कुंवर सिंह आरा, जगदीशपुर आदि जगहों से सक्रिय रहे 1857 की क्रांति में नेतृत्व प्रदान किया। तो वहीं नाना साहब जो है, यह लाल पेन हो गई ना, सफ़ेद ले लेते हैं। नाना साहब जो है इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से अपना नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट, एक बार फिर से देख लें क्या इन सबको। देखिए यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। बख्त खां जो है वह दिल्ली से सक्रिय रहे थे 1857 की क्रांति में। मौलवी अहमदुल्ला जो है अवध या फैजाबाद क्षेत्र से सक्रिय रहे। कुंवर सिंह आरा या जगदीशपुर से, और नाना साहब जो है वह कानपुर से सक्रिय रहे थे 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट, यह भी सूचियों को मिलाने वाला प्रश्न है। एक तरफ विभिन्न स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दिए हुए हैं, नीचे कूट की सहायता से सुमेलित करना है। ए झांसी, मौलवी अहमद शाह या अहमदुल्ला शाह, बी लखनऊ, अजीमुल्ला खां, सी कानपुर, बेगम हजरत महल, डी फैजाबाद, रानी लक्ष्मीबाई। कूट है ए 4, 3, 2, 1, बी 4, 2, 3, 1, सी 3, 4, 2, 1 या डी 1, 2, 3, 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2, 1। मौलवी अहमद शाह या मौलवी अहमद उल्ला शाह या मौलवी अहमदुल्ला, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, विभिन्न प्रकार से लिख के आयोग कंफ्यूज करता है। इन्होंने फैजाबाद या अवध से 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक, अजीमुल्ला खां ने जो है कहाँ से प्रदान किया था नेतृत्व, बताइए। अजीमुल्ला खां ने कानपुर एवं
पेन तो बदला नहीं। अजीम उल्ला खान ने कानपुर एवं फतेहपुर से 1857 की क्रांति को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, तो झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, ऐसा करिए, देखिए 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर एवं फतेहपुर में अजीम उल्ला खां और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह या मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। ए नाना साहब कानपुर, बी बेगम हजरत महल लखनऊ, सी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, डी बेगम जीनत महल दिल्ली। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बेगम जीनत महल देखिए यह बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी और इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, और इनकी भूमिका सक्रिय रूप में रही थी, हालांकि यह संदिग्ध है मेरे ख्याल से प्रश्न। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ देखिए कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। लखनऊ में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था जून 1857 में और यहाँ पर बेगम हजरत महल ने इसको अपना नेतृत्व प्रदान किया 1857 के विद्रोह का। तो फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला या फिर मौलवी अहमद शाह ने दिया था और बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट सूचियों से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है कि नहीं। खैर आप लोग अगर पढ़े हो बेगम जीनत महल के बारे में थोड़ा बहुत कि 1857 की क्रांति में उन्होंने किस प्रकार से भाग लिया था, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर सूचियाँ हैं, एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थल हैं। कूट की सहायता से इनको सुमेलित करना है। ए है नाना साहब दिल्ली, बी नवाब हामिद अली खान कानपुर, सी मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ या फिर डी मनीराम दीवान असम। ए 1 2 4 3, बी 1 2 3 4, सी 2 1 4 3 या डी 2 1 3 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 2 1 3 4। देखिए नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था, कानपुर से। नवाब हामिद अली ने कहाँ से नेतृत्व किया था, दिल्ली से। अरे पेन तो लिए ही नहीं हम दूसरी। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला खान ने कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था बताइए, मौलवी अहमदुल्ला शाह या मौलवी अहमद उल्ला शाह लखनऊ या अवध से इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट मनीराम दीवान ने असम से क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था 1857 की क्रांति को। ठीक है, चलिए मौलवी अहमदुल्ला शाह देखिए अवध क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे जिसके अंतर्गत लखनऊ फैजाबाद आदि जिले आते हैं। अगर विकल्प में बेगम हजरत महल रहेगा तो आप बेगम हजरत महल को टिक करिएगा, तब मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में विशेष रूप से या तो अवध लिखा रहेगा या फिर फैजाबाद लिखा रहेगा। ठीक है, अगर विकल्प में लखनऊ भी है और कूट में आपको सुमेलित करना है किसके किसके बारे में, बेगम हजरत महल हो एक तरफ और अहमदुल्ला शाह भी हो, तब विकल्प कुछ इस प्रकार से रहेगा। इनको तो आपको लखनऊ के साथ ही सुमेलित करना होगा, इनके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। हालांकि यह प्रश्न जो है वह हो सकता है हटा भी दिया जाए। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ देखिए, तो नाना साहब ने कानपुर से क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। नवाब हामिद अली खान ने दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लखनऊ से क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। तो मनीराम दीवान ने असम से क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग या फिर डी लॉर्ड बेंटिक। चलिए
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड कैनिंग, और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और साथ ही साथ भारत का प्रथम वायसराय। अच्छा, वायसराय का मतलब क्या होता है? वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक का था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ए हेनरी लॉरेंस, बी कर्नल फिनिश, सी हैरसे या फिर डी सर व्यू व्हीलर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था हैरसे। ठीक है, बेनेट हैरसे इसका पूरा नाम था। देखिए यहाँ पर मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। नेक्स्ट 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली या फिर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनडायरेक्टली प्रश्न है, सीधा सीधा याद रखिए कि उस समय जो गवर्नर था या गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी पाम्स्टन, सी एटली या फिर डी ग्लैडस्टोन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्कांट पाम्स्टन। ठीक है, इनके अन्य नाम भी हैं, वह भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्कांट पाम्स्टन या हेनरी जॉन टेम्पल या तृतीय विस्कांट पाम्स्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल 1855 से 58 तथा 1859 से 65 ईस्वी तक का था। हालांकि कार्यकाल याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट लेकिन नाम जरूर ध्यान रखिएगा, हेनरी जॉन टेम्पल या तृतीय विस्कांट पाम्स्टन या फिर विस्कांट पाम्स्टन। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? ए कर्नल सेंट लेगर, बी लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, सी कर्नल वेल्से या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से किसी का भी नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र में होना या फिर डी जमींदारों की सहभागिता। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी जो है वह विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण बनी। हालांकि इसके और भी बहुत से कारण थे। आइए आराम से इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को। देखिए, विद्रोहियों के नेताओं में किसी भी प्रकार के संगठन की भावना नहीं देखी गई थी। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़ करके और किसी भी प्रकार का संबंध सूत्र जो है इन नेताओं के बीच में नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद इन्हें ये तक नहीं पता होता था कि उस जगह पर किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं।
न तो उनके पास किसी प्रकार का भविष्योन्मुख कार्यक्रम था, न सुसंगत विचारधारा, न राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, न भावी समाज कैसा होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ तय किया था, और न ही उस समाज की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इन सब के बारे में उनके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। हालांकि जो विद्रोह के जो सिपाही थे या जो क्रांतिकारी थे वह बहादुर भी थे और स्वार्थ रहित भी थे, मगर उनमें अनुशासन की कमी भी कहीं कहीं देखी गई, और कभी कभी तो वे अनुशासनहीनता उनके अंदर इस कदर बढ़ जाती थी कि वे एक अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरफ व्यवहार करने लगते थे और इधर उधर की चीज़ों को लूटपाट करने लगते थे। ठीक है। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि इनका जो मुख्य नेता था, जो दिल्ली का उस समय मुगल सम्राट जिसको जो है सेना ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था, वह उसकी उम्र भी अब 82 वर्ष की हो चुकी थी, जिस कारण मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय भी वह प्रत्यक्ष रूप से सेना को नेतृत्व प्रदान नहीं कर सका, और उसने विभिन्न सरदारों का आह्वान ही किया था, जो कि काफ़ी नहीं था। इसके अलावा अगर कुछ क्षेत्रों की सेनाओं को छोड़ दिया जाए या सिपाहियों को छोड़ दिया जाए तो बम्बई मद्रास की सेनाएं जो हैं वह राजभक्त बनी रही, और इसके अलावा पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के राजा आदि राजाओं या सामंतों ने जो है वह विद्रोह का दमन करने में अंग्रेज़ों की सहायता भी की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने तो ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की खूब ढेर सारी सराहना भी की। ठीक है। और इसके अलावा जो ब्रिटिश सैनिक थी या जो अंग्रेजी सेनाएं थी वह रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भारतीय विद्रोहियों से जो है वह बहुत आगे थी। ठीक है। और भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक हथियारों से सुसज्जित भी थी, और यह सभी जो है वह 1857 के क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक बन गया। ठीक है। तो फिलहाल अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैसे एक्सप्लेनेशन में ही, इसी एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें खत्म हो गई। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि ए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बी प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सी ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे से सज्जित और संगठित थे, या डी उपर्युक्त सभी। तो अब बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि ए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बी शिक्षित मध्यवर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, सी छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, या डी समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, राजपूत राज्यों के भी स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इस कारण से अंग्रेज जो है वे राजपूत राज्यों में भी 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। ए मेजर जॉन निकलसन, दूसरा जनरल नील, तीसरा मेजर जनरल हैवलॉक, या फिर चौथा सर हेनरी लॉरेंस। कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कूट है ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4, या डी उपर्युक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। लखनऊ में अपना जीवन खोने वाले 1857 की क्रांति के दौरान शामिल थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है। देखिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली का अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन जो है वह घायल हो गए थे, और 23 सितंबर 1857 को जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हो गई थी। तो वहीं लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं।
कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जहाँ पर कथन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, और कारण का है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने से कतरा गए। नीचे कूट की सहायता से आपको सही उत्तर चुनना है। कूट है ए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सत्य और कारण असत्य है। या डी, कथन असत्य और कारण सत्य है। तो जाहिर सी बात है, इतना डिटेल में सब कुछ देखने के बाद आपको गलत आंसर यहाँ से नहीं चुनना चाहिए और न ही एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। बी, सर जॉन के। सी, सर जॉन लॉरेंस। या डी, टी.आर. होल्म्स। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। देखिए, आउट्रम का मानना था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, तो जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल एक सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, न जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। सीले का मानना था कि यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था, तो टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। फिर से मैं ये सारी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, बार बार नहीं मिलती। देखिए, आउट्रम ने और सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया, जिसमें जेम्स आउट्रम का मानना था कि यह मुस्लिमों का षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। तो वहीं जॉन लॉरेंस और सीले का यह मानना था कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था। और अपने कथन को और अधिक स्पष्ट करते हुए जॉन सीले आगे कहते हैं कि यह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था जिसका न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। और आगे सीले कहता है कि यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। तो वहीं टी.आर. होम्स का मानना था कि 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ए, डॉक्टर R.C. मजूमदार। बी, डॉक्टर S.N. सेन। सी, V.D. सावरकर। या फिर डी, अशोक मेहता। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, V.D. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। ठीक है। नेक्स्ट, और इन्होंने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो यह दिया द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में V.D. सावरकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ए, R.C. मजूमदार। बी, ताराचंद। सी, V.D. सावरकर। या डी, S.N. सेन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, S.N. सेन जो है वह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। देखिए, 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन या S.N. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 जो है वह 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? ए, सैयद अहमद खां।
बी वी.डी. सावरकर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां जो है वह 1857 के विद्रोह को लिखने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। यह वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबद्ध है ए आर.सी. मजूमदार से, बी एस.एन. सेन से, सी ताराचंद से या फिर डी वी.डी. सावरकर से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजूमदार से। देखिए, आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटनी ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। पुस्तक का नाम क्या था आर.सी. मजूमदार की? द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। नेक्स्ट, कब प्रकाशित हुई थी? तो 1957 में, उसी समय जब एस.एन. मजूमदार की पुस्तक 1857 का प्रकाशन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ए, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। बी, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। या डी, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने संपूर्ण सत्ता या संपूर्ण भारत को अपना राज्य क्षेत्र घोषित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को या ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त ही कर दिया था इलाहाबाद की घोषणा के परिणाम स्वरूप। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई और इसकी शासन प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन किए गए थे। फिलहाल अगला प्रश्न देखिए, तब अच्छे से और एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ए, 1 नवंबर 1858, बी, 31 दिसंबर 1857, सी, 6 जनवरी 1958 या डी, 17 नवंबर 1859। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी और उनकी यह घोषणा पढ़कर के सुनाई थी लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में। देखिए 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या भारत सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय या फिर राजा का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। देखिए ये तो हो गया ना 1 नवंबर 1857 को। देखिए इस घोषणा में इसके अलावा यह कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर अब रोक लगाई जाएगी।
लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई जाएगी। सभी को यानी कि ब्रिटिश प्रजा को या राजा के प्रजा को, ब्रिटिश सम्राट की प्रजा को एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और साथ ही साथ ब्रिटिश रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया जाएगा। और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, मतलब उन्होंने वह सब काम किया जिसको लेकर के वह 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अपनी घोषणा में उन्होंने उन सारी चीज़ों को शामिल किया था। ठीक है, और उस समय यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने, हालांकि उन्होंने पूरा कुछ नहीं किया था, पूरा बस इतना किया था कि राज्यों के प्रति विजय और विलय की नीति को त्याग दिया था और राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। बाकी सब घोषणा की घोषणा ही रह गई थी। भारत सचिव का के रूप में एक व्यक्ति का, एक मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया था लंदन में। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर गवर्नर जनरल था, वैसे उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। बस बाकी चीज़ें धीरे धीरे आगे बदली, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद यह सब नहीं हुआ था। फिर अनेक विद्रोह हुए। देखिए यहाँ पर साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सी, भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। डी, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। चलिए, इन्होंने बस यही पूरा किया कि रियासतों को हड़पने की नीति को जो है वह समाप्त कर दिया, यही पूरा किया था, क्योंकि सभी ने इनका साथ दिया था। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 1 और 3, या डी, 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है उद्देश्य क्या था, उसमें क्या क्या शामिल किया गया था, यह नहीं था। ठीक है, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो समाप्त ही कर दिया गया था। तो उद्देश्य यह था कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अब रखा जाए, कंपनी के शासन को समाप्त करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें कुछ है नहीं ऐसा अलग से। ठीक है, सारी चीज़ें आपसे बता दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? ए, पब्लिक सर्विस आयोग, बी, पील आयोग, सी, हंटर आयोग, या फिर डी, साइमन कमीशन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज को पुनर्गठित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और किस प्रकार से इन्होंने गठित किया था? तो जाति आधारित पर विभाजित कर दिया था, क्षेत्र आधारित पर विभाजित कर दिया था, मतलब सेना में भी जात पात ले आ दिया। ठीक है, ताकि कभी लड़ाई हो तो उस जात के सैनिकों को उस जात के सैनिकों के खिलाफ कर दो और फिर मजे लो अपने बैठ के। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया, जो कि इनके नाम पील आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 के पहले 45,000 थी, उसको बढ़ा करके अब 65,000 कर दिया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 थी, उसको घटा करके 1,40,000 कर दिया गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया है, जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। मतलब जो क्षेत्र विद्रोह से प्रभावित नहीं थे वहाँ पर अनुपातों को बढ़ाया गया, और जो क्षेत्र
विद्रोह से प्रभावित हुए थे वहाँ पर अनुपात जो है वह कम से कम रखा गया। ठीक है। इसके अलावा देखिए ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है वह क्षेत्र भी बदल दिया। इन्होंने गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया, क्योंकि इनका मानना था कि 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसीलिए ये इन्हें संदेह की दृष्टि से भी देखते थे। देखिए विद्रोह के समय बंगाल की सेना में 60% सैनिक जो थे वह अवध और उत्तर पश्चिम यूपी से थे। ठीक है, और विद्रोह के लिए भारतीय सेना को ही उत्तरदायी माना जाता था। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत ही सेना का पुनर्गठन की भी व्यवस्था की गई थी, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित थी। ठीक है, आयोग का नाम क्या था? पील आयोग। कब गठित किया गया था? जुलाई 1858 में। देखिए ये प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से? गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तरी प्रांत से। ठीक है, तो फिलहाल यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अन्य जन आंदोलनों के बारे में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।